पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी 1927 में प्रकाशित क्लासिक पाठ्य पुस्तक एनिमल इकोलॉजी में खाद्य वेब, खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई थी चार्ल्स एल्टन द्वारा। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजातियों और आवास का मिश्रण समय के साथ बदलता है कहलाती है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ट्रैफिक स्तर की अवधारणा पारिस्थितिकी की भौतिक व गतिशील स्वरूप को 1942 में पेपर में पेश किया गया था रेमल एंड लेडमैन द्वारा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तर पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। स्तर विन्यास DFC का पूर्ण रूप है डेट्राइट्स फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव का एक विशिष्ट स्थान को कहा जाता है पोषी स्तर। वह पदार्थ जो सूक्ष्मजीवी और अन्य जीवित जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की जीवित प्रक्रिया के तहत प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते गैर जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। अपघटन का दूसरा चरण है निचालन। अपघटन के 5 चरण हैं: विघटन, निचालन, अपचय, आर्द्रीकरण और खनिजीकरण। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उन्हें कहा जाता है अन्वेषक प्रजाति। वह जीव जो अपशिष्ट को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है उन्हें कहता है अपरदारी। अपरदन खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थों का पोषी स्तर है प्रथम स्तर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम दिया गया है रेमंड एंड लेडमैन द्वारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर पर बायोमास या जैव उत्पादकता को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया सचित्र प्रदर्शन कहलाता है पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है: संख्याओं का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। वह प्रक्रिया जिसमें ह्यूमस एक गहरे रंग का अनाकार पदार्थ बनता है कहलाता है आर्द्रीकरण ह्यूमिनिफिकेशन। पारिस्थितिकी को पहली बार शास्त्र में ज्ञान के एक अलग क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया था अर्नेस्ट हैक्ले के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कहलाती है प्राथमिक उत्पादन। खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क जो एक दूसरे से जुड़ा होता है कहलाता है खाद्य जाल। शरीर एक उदाहरण है तृतीयक उपभोक्ता का। काष्ठीय पौधे जो आमतौर पर पेड़ों की तुलना में छोटे और अधिक सघन होते हैं कहलाते हैं झाड़ी। किसी क्षेत्र में जीवों की आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी। काष्ठीय पौधे जो आमतौर पर पेड़ों की तुलना में छोटे एवं अधिक सघन होते हैं कहलाते हैं झाड़ी। किसी क्षेत्र में जीवों के आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया के साथ अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी। मेढक उदाहरण है प्राथमिक मांसाहारी जीव का। वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं जीवाणु, पादप, प्लवक, शैवाल। वह जनजातीय संवास की प्रक्रिया जिसमें भाग लेने वाली जातियों की प्रत्येक अनुमानित प्रजनन या जीवी क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव होता है कहलाती है सहयोगिता। वह जीव जो सूक्ष्म स्तर पर निर्जीव कार्बनिक पदार्थ पर भोजन करता है कहलाता है मृतपोषी। एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ जिसकी विशेषता इसकी तने जैसी वायवीय जड़ें हैं बरगद का पेड़। हचिंसन ने 1957 में किसी जीव या जनसंख्या और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए इस अवधारणा का प्रस्ताव रखा था पारिस्थितिकी निकेत। व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत का अध्ययन कहलाता है स्वपारिस्थितिकी या ऑटोकोलॉजी। जीवों के अध्ययन के जीवों के समूह के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को संदर्भित किया जाता है समता पारिस्थितिकी या सामुदायिक पारिस्थितिकी। एक अंग्रेज पारिस्थितिकी विज्ञानी जिसने सबसे पहले पारिस्थितिक पोषी अंतःक्रिया के विशिष्ट आकार का वर्णन किया था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था चार्ल्स एल्टन। गिद्ध, शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता है मांसाहारी। पारिस्थितिकी में किसी क्षेत्र के आकार और उसमें मौजूद प्रजातियों की संख्या के बीच संबंध को जिस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है log f बराबर log c प्लस z log a। एक क्षेत्र में दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच
सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। इकोटन कोशीय गतिशीलता के संदर्भ में भेड़िया, कोमोडो ड्रैगन और मगरमच्छ को परिभाषित किया गया है शीर्ष शिकारियों के रूप में। मछली फार्म, चिड़ियाघर, ग्रीन हाउस और हाइड्रोपोनिक्स प्रतिनिधित्व करते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी का। हेनरी चैडलर काउल्स ने नॉर्थ वेस्ट इंडियाना के इंडियन ड्यून्स में पारिस्थितिकी उत्तराधिकार का अध्ययन किया था 1890 के दशक में। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन, बैक्टीरिया और शैवाल हैं। जलीय खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय पोषी स्तर से संबंधित जूप्लांक्टन हैं। तीसरे पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व किया जाता है मछलियों द्वारा, द्वितीय उपभोक्ता। चौथे पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व किया जाता है मनुष्यों द्वारा, तृतीय उपभोक्ता। सभी जीवित जीवों की विविधता और उनकी अंतःक्रियाओं को कहा जाता है जैव विविधता। जीवों का एक समुदाय जो एक दूसरे अपने आसपास पर्यावरण के साथ संवाद करता है कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था अर्नेस्ट हैक्ले के द्वारा। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वन आवरण का वांछित अनुपात होना चाहिए 31 से 34%। वह जानवर जो पौधे और पशु दोनों को खाने और जीवित रहने की क्षमता रखता है सर्वाहारी। भालू, पक्षी, कुत्ते और इंसान उदाहरण सर्वाहारी के। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है उत्पादक उपभोक्ता और डिकम्पोजर। वे सूक्ष्म जीव जो पौधे और जानवरों के मृत अवशेषों और विघटित ह्यूमस को परिवर्तित करते हैं डिकम्पोजर कहलाते हैं। डॉक्टर ध्रुवज्योति घोष संबंधित पारिस्थितिकी विज्ञान के क्षेत्र से। जैविक शब्दों में वह अंतःक्रिया जहाँ एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि कहलाती है सहभोज्यता। दो प्रजातियों के बीच की अंतःक्रिया जहाँ एक प्रजाति को नुकसान पहुँचता है और दूसरी अप्रभावित रहती है कहलाती है एमेंसलिज्म। दो जैविक समुदायों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है इकोटोन। मीठे पानी और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र इकोटोन को कहा जाता है रिपेयरिंग जोन। जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी। एक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच निर्जीव घटक सभी निर्जीव घटक जैसे कि वायुमंडलीय स्थितियाँ और जल संसाधन कहलाते हैं अजैविक घटक। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए। वनस्पति फ्लोरा और जीव फौना क्रमशः संदर्भित करते हैं पौधे और जानवरों को। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD को किसके मानक माप के रूप में प्रयोग किया जाता है जल प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर। सुरक्षित पेयजल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग है 0 होनी चाहिए। BOD 5 संदर्भित है 5 दिनों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। जल में जलीय जीवन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए 4 मिलीग्राम प्रति लीटर। पीने के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए 6 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक। अपशिष्ट जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त आयोडोमेट्रिक विधि है बिकलर विधि। ठंडे पानी में घुले ऑक्सीजन की सांद्रता पहुंच सकती है 10 भाग प्रति मिलियन 1 तक ppm। खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचने वाली औसत ऊर्जा होती है 10%। खाद्य श्रृंखला का स्तर जिसमें मिलीपेड, स्प्रिंगटेल्स, वुडलाइड्स और स्लग शामिल है कहलाती है डेट्रीटिवोर्स। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पर जनसंख्या को दर्शाने वाला आरेख कहलाता है बायोमास का पिरामिड। बायोमास के पिरामिड के आधार पर विराजित होते हैं निर्माता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी जनसंख्या का अधिकतम स्थायी आकार होता है वहन क्षमता। मछलियाँ, भेड़िया, पक्षी संबंधित है तीसरी पोषी स्तर से। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में रहने वाले छोटे जीव हैं प्राथमिक उत्पादक। वैसे जीव जो पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। वैसे जीव पोषण प्राप्त करने के लिए मृत कार्बनिक भोजन पदार्थों का भोजन करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। पौधे जैसे अन्य जीव जो प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं फोटोट्रॉप्स कहलाते हैं। वह जीव जो शरीर के बाहर भोजन को विखंडित करता है और फिर उसे अवशोषित करता है मृतोपजीवी कहलाता है।
स्वपोषी अपना भोजन भंडारित करते हैं स्टोरेज के रूप में। मांसाहारी और शाकाहारी और सर्वाहारी होते हैं हेटेरोट्रॉप्स या परपोषी। वे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं परपोषी कहलाते हैं। वे सूक्ष्मजीव जो तुरंत पौधे और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें कहते हैं अपघटक। सूर्य एक तृतीयक उपभोक्ता है। गार्डन उदाहरण है कृत्रिम वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र का। रेगिस्तान, वर्षा, वन, मूंगा चट्टानें और मैंग्रोव विशेषताएं पारिस्थितिकी विविधता की। जीवित जीवों के क्षेत्र एवं पर्यावरण के साथ उनकी अंतःक्रियाओं का आ जाता है जीव मंडल। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित किया गया था एजी टेंसले द्वारा। पारिस्थितिकी की वह शाखा जो पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना और विकास से संबंधित कहलाती है सिंकोलॉजी। आधुनिक पारिस्थितिकी जनक है ई.पी. ओडम। मत्स्यालय एक उदाहरण है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का। जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच क्रिया का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक, कीट और फूल जैविक घटक। फसल क्षेत्र एक उदाहरण कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। जो प्लांट है टिड्डा गाय है प्राथमिक उपभोक्ता। फाइटोप्लांट है घास और पेड़ है संबंधित है भृगुपोषी स्तर से। वह जंतु जो दूसरे जंतु को खाते हैं परभक्षी कहलाते हैं। गिद्ध ईगल संबंधित है शीर्ष परभक्षी समूह से। मृत और सड़ने वाले जीवों के अपघटन में शामिल जीवों को कहा जाता है अपघटक। वे जीव जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ तथा सूर्य के प्रकाश को कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित करते हैं कहलाते हैं उत्पादक। वे जानवर जो पौधों या अन्य जानवरों का भक्षण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं उपभोक्ता। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन की संभावना है जीवमंडल। धान का पौधा, टिड्डी, मेढक, सांप, चील है खाद्य श्रृंखला का एक रूप। हरे पौधों द्वारा ग्रहण की गई औसत सौर ऊर्जा होती है 1%। प्रथम पोषी स्तर ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा खो देता है पर्यावरण में। प्रथम पोषी स्तर पर उपस्थित और उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है 10%। किसी पारतंत्र के विभिन्न पोषी स्तर के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह का प्रतिशत होता है 10%। एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें कार्बनिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहते हैं कहलाते हैं आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी शब्द संबंधित है अर्नेस्ट हेगले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी जीवित जीवों को कहा जाता है जैविक कारक। जानवर, पौधे, पेड़, घास, बैक्टीरिया, शैवाल, फफूंद हैं जैविक कारक। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी निर्जीव घटकों को कहा जाता है अजैविक कारक। सूर्य की रोशनी, जल, हवा, पानी, नमी, तापमान, मिट्टी, खनिज अजैविक कारक हैं। ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम दिया गया था रेमंड लेडमैन द्वारा। पारिस्थितिकी पदचिह्न की माप की इकाई है ग्लोबल हेक्टर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है स्तर विन्यास। प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीवों को कहा जाता है स्वपोषी। पौधे और जानवर दोनों को खाने वाला जंतु कहलाते हैं सर्वाहारी। जैस्मीन पुष्पी पादप एक लतिका। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का क्रम है मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, सूर्य का प्रकाश। उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचय की प्रक्रिया कहलाती है जैविक आवर्धन। खाद्य श्रृंखला का तीसरा पोषी स्तर है द्वितीय उपभोक्ता का। वन व्यापक विविधता को बनाए रखता है फ्लोरा और फौना के। ऐसी गृह जिसमें पौधों को खनिज पोषक तत्वों के घोल में बिना मिट्टी के उगाया जाता है क्या है हाइड्रोपोनिक्स। आंतरिक वातावरण में परिवर्तन का विरोध करने के लिए जैविक प्रणाली की प्रवृत्ति को कहा जाता है होमोस्टैटिक्स। एक ही निवास स्थान साझा करने वाली दो या दो से अधिक प्रजातियों के बीच परस्पर क्रिया को कहा जाता है सहजीवी संबंध। सूक्ष्म जीवों की क्रिया से वस्तुओं के विघटित होने की क्षमता को कहा जाता है जैव निम्नीकरण। घास के मैदान, टुंड्रा, स्वच्छ जल, समुद्री रेगिस्तान उदाहरण है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द लिया गया ग्रीक शब्द ओकोलॉजी से। एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा के सामने रखा था 1935 में। प्रतंत्र में विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है स्तर विन्यास। जीवों और उनके आसपास के वातावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया के अध्ययन को कहा जाता है परिस्थिति विज्ञान।
खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर विष टॉक्सिन की सांद्रता को पाया जाता है। जैव आवर्धन भारत में पाई जाने वाली प्रभावित व्यक्तियों के प्रकार हैं प्रेजिंग, एंटोल और वेरियर। खाद्य श्रृंखला में टाइगर टाइफा, बुलरोसेस, सैजिटेरिया, हाइड्रिला, रुपया चरा उदाहरण है उत्पादक के। मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी प्रकार हैं हेटेरोट्रॉफ के। वह प्रजाति जो वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधनों के साथ कीट-बच्ची आबादी का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिंकस प्रजाति कॉपर स्मिथ बॉर्बेट है एक पक्षी। रेगिस्तानी लोमड़ी, हिमालयी भूरा भालू, जंगली एशियाई भैंस उदाहरण है दुर्लभ प्रजातियों के। वह प्रजाति जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती बल्कि बाहर से लाई जाती विदेशी प्रजाति। कंपोस्ट एवं जैव निम्नीकरण रोग है ठोस अपशिष्ट का। भैंस, गाय और हिरण उदाहरण है जुगाली करने वाली पशु के। बायोफ्लॉक फार्मिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया ताकि किसके उत्पादन में पर्यावरण नियंत्रण में सुधार कर सके मछली के। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वोल्टर सी रोसेन द्वारा किया गया था 1986 में। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स द्वारा गढ़ा गया था 1988 में। जैविक कारक, भौतिक कारक तथा अजैविक कारक की सम्मिलित अवस्था है पर्यावरण। सर्वाधिक जैविक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। किसी दिए गए क्षेत्र में पर्यावरण द्वारा संवर्धित जीवों की संख्या को कहा जाता है वहन क्षमता। वनों की कटाई एक ऐसा कारक है जो बिगाड़ता है पारिस्थितिकी संतुलन को। समुद्री पर्यावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं फाइटोप्लैंक्टन। ट्रॉपिक स्तर वन में शामिल है हरे पौधे। दो अलग अलग समुदायों के बीच संकरणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है इकोटोन। किसी परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को कहा जाता है जैव भूरासायनिक चक्र। जल प्रबंधन, वनरोपण और वन्यजीव संरक्षण का संबंध है पारिस्थितिकी संतुलन में। पारिस्थितिकी परिक्षेत्र की मापन की इकाई है वैश्विक हेक्टेयर। किसी व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से चलाने के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल उसका कहलाता है पारिस्थितिकी पदच्छा। जैव विविधता में कमी का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवास का ह्रास। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है जैव सुरक्षा समझौता से। जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था 2002 में। और भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 2003 में। बायोम पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों का सबसे बड़ा पहचानने योग्य संयोजन मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है जलवायु द्वारा। जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। बगीचा, फसल भूमि, चारागाह, रेंजलैंड, पार्क और मछली घर कुछ उदाहरण हैं मानव जाति बायोम की। दुनिया में सबसे बड़ी बैरियर रीफ प्रणाली पाई जाती है उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर। बड़े खेलों की भूमि के नाम से जाने जाने वाला प्राकृतिक क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र। पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाने वाला जंगल है अमेजन वन। वे प्रजाति जो अन्य प्रजातियों को समुदाय में बने रहने की क्षमता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। मूलाधार कीस्टोन जातियाँ। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है चरम अवस्था क्लाइमैक्स समुदाय है कि स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम तापमान पर। लाइकेन जो नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण की शुरुआत करने में सक्षम है सहजीवी संघ शैवाल और कवक का। नाइजीरिया, कवक और प्रोटोजोआ कुछ उदाहरण है सहजीवी संबंध के। महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा ग्रहण की गई कार्बन को कहा जाता है ब्लू कार्बन। 2 या 2 से अधिक प्रजातियां या आबादी के बीच उनके पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है समपारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी निकेत आला की संकल्पना को सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था जोसेफ ग्रिनेल द्वारा। किसी जीव का पारिस्थितिकी निकेत संबंधित है विशिष्ट प्राकृतिक वास से। एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। तट के निकट का उथला पानी जो अपवास से बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त करता है बेलांचल क्षेत्र। इस क्षेत्र विशेष में क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदाय के संपूर्ण अनुक्रम को कहा जाता है क्रमक सेरे। किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजाति संरचना में क्रमिक और काफी पूर्वानुमान प्रजाति परिवर्तन कहा जाता है पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का उपयोग सबसे पहले किया गया था जॉन बेनेट द्वारा। किसी जल निकाय में सबसे निचला पारिस्थितिकी क्षेत्र है बैंदिक क्षेत्र।
बायोमास का उल्टा पिरामिड पाया जा सकता है समुद्री तालाब या परिस्थिति क्षेत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे स्तर के दौरान ऊर्जा की मात्रा घटती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। एक क्षेत्र के प्रगोड़ में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है नगरीकरण, प्रवास, स्थापन, अभिक्रिया, स्थिरीकरण। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीआर। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था वॉल्टर रोसेन द्वारा। पौधे एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। स्वच्छ जल समुदायों में लैक्टिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल। सूर्य का प्रकाश, जल, तापमान पर्यावरण के निर्जीव घटक कहलाते हैं अजैविक कारक। पौधे, पशु अवघटक प्रमुख का घटक हैं जैविक पर्यावरण के। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक निर्माता, उपभोक्ता और विघटक हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का लगभग कितना % अवशोषित करते हैं 1%। विद्युत उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना एक पर्यावरण अनुकूल गतिविधि है। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम है गैर नवीकरणीय वाले संसाधन। लावा प्रवाह, गीजर और फ्यूम रोल स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किया जाना चाहिए वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होता है जीवित प्राणियों के निम्नीकरण से। कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है सिनगैस या संश्लेषण गैस। मतलब कोयला प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैस है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, सिनगैस संश्लेषण गैस है एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। वे संसाधन जो एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं चक्रीय संसाधन। जल होता है चक्रीय संसाधन। जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने पारित किया था जल रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। परमाणु विखंडन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित हुए कहलाते हैं ऊर्जा का गैर निम्नीकरणीय स्रोत। बायोगैस का उत्पादन बायोमास से किया जाता है अवायवीय कार्बन द्वारा। प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सूती कपड़े, सब्जियों के छिलके, लकड़ी उदाहरण है जैव निम्नीकरणीय वस्तु के। प्लास्टिक और धातु उदाहरण है गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तु के। पौधों, वनस्पतियों और जैविक कचरे के विभिन्न भागों को कहा जाता है बायोमास। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा टूट जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं किए जा सकते कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। उत्पादक बायोडीजल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त पौधा है जेट्रोफा। घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट शब्द का तात्पर्य है भारत के भीतर सौर ऊर्जा उत्पादन से। सौर ऊर्जा का 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश है दीव। सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश है दीव। यह शब्द घरों, उपभोक्ताओं द्वारा और सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग से संबंधित है। नेट मीटरिंग केंचुआ की सहायता से जैव निम्नीकरणीय कचरे को जैविक खाद में परिवर्तित करने की विधि कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग। किसी नीति का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का। रियो शिखर सम्मेलन 1992 को पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जाना जाता है संबंधित है जैव विविधता से। गोल्डन पांडा पुरस्कार दुनिया के शीर्ष पुरस्कारों में से एक है पर्यावरण संरक्षण में। वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को उत्सर्जन के प्रतिबंध लगाने पर वाला पहला प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समताप मंडलीय ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है जिसे अपनाया गया था 16 सितंबर 1987 को। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था 16 फरवरी 2005 को। क्योटो प्रोटोकॉल को जापान के क्योटो से UNFCCC और COP3 के पक्षकारों के तीसरे सम्मेलन में अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 को। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और समाप्त हुई थी 2012 में। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER का विषय रूप है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन
रामसर कन्वेंशन आधारभूत संरक्षण से लागू किया गया था 1975 में। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी कोटा प्रोटोकॉल से। ऐसे परमिट जो धारक को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करने की अनुमति देते हैं कहलाते हैं कार्बन क्रेडिट। जलवायु परिवर्तन या राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया गया था 2008 में। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों की कटाई रोकने के लिए। चिपको आंदोलन का नारा परिस्थिति से स्थायी अर्थव्यवस्था दिया गया था और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली जिसमें सांद्र समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैवोपचारण प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण कहलाता है। एक्स-सी2 संरक्षण लुप्तप्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है ताकि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहे, इसे कहा जाता है इन सीटू संरक्षण। वन्यजीव और उनके व्युत्पन्न भागों में अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया अधिनियम था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। SDG 1 का उद्देश्य था कोई गरीबी नहीं। SDG 2 का उद्देश्य था भुखमरी खत्म। SDG 3 का उद्देश्य था अच्छा और स्वास्थ्य और कल्याण। SDG 4 का उद्देश्य था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। SDG 5 का उद्देश्य था लैंगिक समानता। SDG 6 का उद्देश्य था सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। SDG 7 का अर्थ था सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। SDG 8 का अर्थ था सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। SDG 9 का उद्देश्य था उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचना। SDG 10 का उद्देश्य था असमानता में कमी। SDG 11 का उद्देश्य था सतत शहर और समुदाय। SDG 12 का उद्देश्य था जिम्मेदार खपत और उत्पादन। SDG 13 का उद्देश्य था जलवायु कार्रवाई। SDG 14 का उद्देश्य था जल के नीचे जीवन। SDG 15 का उद्देश्य था जमीन पर जीवन। SDG 16 का उद्देश्य था शांति, न्याय और मजबूत संसाधन। SDG 17 का अर्थ था लक्ष्यों के लिए साझेदारी। संयुक्त राष्ट्र का SDG जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है SDG 15। SDG जो सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करता है SDG 6। सतत विकास लक्ष्य SDG जिसका उद्देश्य हर जगह सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करना है SDG 1। SDG जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई का मांग करता है SDG 13। सतत विकास लक्ष्य SDG जिसका लक्ष्य असमानताओं को कम करना है SDG 10। 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित कुल सतत विकास लक्ष्य था 17 SDG जिसका उद्देश्य भुखमरी को समाप्त करना और खाद्य सुरक्षा हासिल करना था SDG 2। SDG जो स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करता है और सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है SDG 3। SDG जो सभी के लिए सतत आर्थिक विकास और सभ्य कार्य को बढ़ावा देता है SDG 8। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य था वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 1992 में। एक सींग वाला गैंडे को अनुसूची वन के तहत संरक्षित किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। विस्तारिता निर्माता उत्तरदायित्व EPR अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी 1990 में थॉमसन लैंडक्वेस्ट द्वारा। पौधे और जानवरों की भी प्रजातियां जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं स्थानिक जातियाँ। किसी विशिष्ट जनसंख्या की आयु और लिंग की कल्पना करने का तरीका जनसंख्या पिरामिड। मृदा अपरदन किसके मुख्य खतरों में से एक है पर्यावरण के। समुचित जुताई सहायक होती है मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए। फसल चक्र पेड़ लगाना और छत पर खेती करना एक उपाय है मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए। एयर कंडीशन हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग न करके हम प्रत्यक्ष रूप संरक्षण कर सकते हैं कोयला पेट्रोलियम का। वह पर्यावरण आंदोलन जिसका उद्देश्य वनों की वनोन्मूलन से बचाना है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। क्षरण के माध्यम से पृथ्वी की सतह की विविधताओं के घटने को कहा जाता है ग्रेडेशन के रूप में। पेड़ों की नियमित एवं नियोजित कराई विधि है वन संरक्षण की। वनरोपण और एवं पुनर्वनरोपण को बढ़ावा दिया गया था वन संरक्षण से। नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था अमृता देवी बिश्नोई स्मृति में। अमृता देवी बिश्नोई ने जिस वृक्ष को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था खेजड़ी के वृक्ष। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य है सतत विकास का। अनुप्रवाह बांधों और जलाशयों के जीवन में वृद्धि का लाभ है एक लाभ है जल विभाजन प्रबंधन का। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IAWDP कार्यान्वयनाधीन है 1989 और 90 से।
राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड NWDB की स्थापना की गई थी 1985 में। प्लास्टिक कूपों की जगह पेपर कप का उपयोग किया जाने लगा क्योंकि वे जैव नीलीकरण है। चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था रेडी गढ़वाल से। संयुक्त वन की अवधारणा के जनक है A.K. बनर्जी। वांछित पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक परिणामों के लिए जंगलों में फसलों और पेड़ों की आबादी का प्रबंधन और खेती करने का अभ्यास कहलाता है वन संवर्धन। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है सरदार सरोवर बांध से। वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड WCCB का गठन हुआ था 6 जून 2007 को। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में अनुसूचियों की कुल संख्या थी 4। अप्पिको आंदोलन का उद्देश्य वनों की रक्षा करना है। उत्तर कन्नड़ जिला में पृथ्वी शिखर सम्मेलन को कहा जाता है रियो शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में। पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED को आयोजित किया गया था ब्राजील 1992 में। पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED को कहा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी दी गई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 में आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरो ब्राजील में। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राथमिक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम था स्टॉकहोम सम्मेलन में। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। सार्वजनिक दायित्व वाली अधिनियम पारित किया गया था 1991 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम बनाया गया था 1977 में। एजेंडा 21 एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है जो संबंधित है सतत विकास से। पेरिस समझौता अपनाया गया था 2015 में। पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल को। पृथ्वी ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और अनुमोदन किया था अगस्त 2002 को। दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट योजना आयोजित की गई थी मालदीव में। किसी मुद्दे को उजागर करने के लिए दुनिया की प्रथम अंडर वाटर कैबिनेट योजना आयोजित की गई थी जलवायु परिवर्तन को। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था क्योटो जापान दिसंबर 1997 में। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे 2002 में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मीथेन CH4 नाइट्रस ऑक्साइड N2O हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC पेरफ्लोरोकार्बन PFC और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 ग्रीन हाउस गैसें हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रकाशन के रूप में लुप्तप्राय पौधों की एक सूची प्रकाशित करता है जिसका शीर्षक रेड डाटा बुक। भारत ने जैविक विविधता अधिनियम को अपनाया था 2002 में। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी 1992 में। वह स्थान जहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है वन्यजीव अभ्यारण्य। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संबंधित है स्टॉकहोम घोषणा से। लुप्तप्राय प्रजातियों को रेड डाटा सूची तैयार की जाती है IUCN द्वारा। वह संस्था जिसके प्रत्येक 2 वर्ष में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की जाती है प्रकृति के विश्व वन्यजीव कोष। अंडमान टील उदाहरण स्थानिक प्रजाति का। स्थानिक प्रजातियां पादप और जंतुओं की ऐसी प्रजातियां जो पाई जाती हैं किसी विशेष क्षेत्र में। संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने का उद्देश्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC प्रकाशित की गई थी 2008 में। उद्देश्य जो जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत शुरू किया गया था हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। सूखी पत्तियों को मिट्टी के नीचे गड्ढों में निपटाने का एक उपाय है पारिस्थितिकी अनुकूल कार्य। जल रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 1974 में। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और तर्कसंगत उपयोग मूल तत्व है पर्यावरणीय वहनीयता का। पर्यावरणीय स्थिरता का मूल तत्व है पर्यावरण संरक्षण। संयुक्त वन प्रबंधन उदाहरण है सहभागी दृष्टिकोण का। एजेंडा 21 में 21 का अर्थ है 21वीं सदी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति। भारत सिटीज का हस्ताक्षर बन गया था CITES सिटीज का हस्ताक्षर बन गया 1976 में। सिटीज का अर्थ है लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्मेलन। संयुक्त वन प्रबंधन JFM खराब वनों के प्रबंधन और बहाली के लिए है जिसमें स्थानीय समुदाय को शामिल किया गया। वह शुरू किया गया था 1988 में। अर्थ आवर कार्यक्रम की शुरुआत की हुई थी 2007 में। संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची प्रकाशित करने वाला संगठन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। आर्थिक विकास को उत्तरदायित्व के साथ जोड़ने वाली योजना को कहा जाता है सतत विकास। एजेंडा 21 पर 1992 में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे UNCED में। UNCED पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1962 में।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी 2010 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना की गई थी 2003 में। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो सीसीबी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग WCED का अन्य नाम है ब्रेंटलैंड आयोग। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण संस्था की स्थापना की गई थी दिसंबर 1970 में। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच IPBES का मुख्यालय स्थित है बोन, जर्मनी में। संयुक्त राज्य महासभा ने सतत विकास लक्ष्य को परिभाषित किया था 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था अक्टूबर 2014 में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नीरी स्थित है लखनऊ नागपुर में। वन्य जैव विविधता संस्थान IFA स्थित है हैदराबाद में। अर्थ आवर का आयोजन किया जाता है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में पहली बार लागू किया गया था 1972 में। वह प्रजाति जो अपने निवास क्षेत्र में लंबे समय तक खोज करने के बाद भी नहीं पाई जाती उसे कहा जाता है विलुप्त प्रजाति। जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल जाना जाता है कार्टाजेना के रूप में। खतरनाक अपशिष्ट और उसके निपटान के बाउंड्री आवागमन के नियंत्रण से संबंधित है बेसल सम्मेलन। नष्ट हुए परिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से किसी क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है पारिस्थितिकी विकास। EIA का अर्थ है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। खनिज पदार्थ और तापमान और वायु उदाहरण अजैविक घटक के। सभी जीव कहलाते हैं जैविक घटक। साइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन, ईंधन सेल वाहन और CNG वाहन उदाहरण है पर्यावरण अनुकूल वाहन के। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPTC जारी की गई थी 30 जून 2008 को। Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक था भविष्य जो हम बनाते हैं। किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती हो 50 वर्षों तक। CO2 संरक्षण के लिए क्रायो बैंक में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक पहले संयुक्त राष्ट्र की। इकोमार्क जिन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है वे हैं पर्यावरण के अनुकूल। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 आयोजित किया गया था 1997 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1986 में। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के। वन नीति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम औद्योगिक नीति शिक्षा शैक्षिक नीति संबंधित है पारिस्थितिकी संतुलन का संरक्षण। चिपको आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। सतत विकास की अवधारणा असंबंध है अंतरपीढ़ीगत असमानता से। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पत्ति हुई थी कोटा प्रोटोकॉल 1997 से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्पत्ति सतत विकास लक्ष्यों SDG की संख्या है 17। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना कहलाता है सतत विकास। हाथी परियोजना शुरू हुई थी 1992 में। भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी 1985 में। अनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया सूक्ष्म जीव जो तेल रिसाव के बायोरेमेडिएशन में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है स्यूडोमोनास उत्तिदा। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम MAB की शुरुआत की गई थी 1971 में। जीवमंडल आरक्षित पर्यटन क्षेत्र है अनुवांशिक विभिन्नता के। राष्ट्रीय वन नीति को शुरू किया गया था 1988 में। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया था 2019 में। भारत में मगरमच्छ परियोजना शुरू की गई थी 1975 में। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक घोषित किया था 2011 से 2020 तक। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था 1994 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 1992 वर्ष में। एक कार्बन क्रेडिट कितने कार्बन डाइऑक्साइड के समान माना जाता है? 1000 किलोग्राम। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी कोटा प्रोटोकॉल से। कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है स्थित है कोलंबिया में। बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसके हानिकारक प्रभाव से बचाना है? खतरनाक अपशिष्ट से। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहले की शुरुआत की गई थी UNFCCC सचिवालय के द्वारा। इकोमार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए संरक्षित सामग्री से। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF को स्थायी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था 1992 में। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर करने और समाधान करने
को बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण विरोध का उपयोग करता है। ग्रीन पीस हरित शांति। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम स्वीकार्य मोटाई है 20-50 माइक्रोग्राम। जीवों के वे समूह जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं, जीवाणु और कवक। मिट्टी में मौजूद डिट्रीटिपोड्स अपरद को छोटे कणों में तोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है विखंडनीकरण। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को विघटित नहीं किया जा सकता प्राकृतिक घटक द्वारा। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट दुर्गंध उत्पन्न करता है अपघटन प्रक्रिया में। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का बड़े पैमाने पर उत्पादन, मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति करना। जूट की थैलियों के उपयोग में कमी आई है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में। अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फलों के छिलके, सब्जियां उदाहरण है जैव निम्नीकरण के। उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण से कमी आती है प्रदूषण में। अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में पहला स्तर है पृथक्करण। रसोई के कचरे का उपयोग किया जा सकता है खाद बनाने में। काम करने, पुनः उपयोग करने, पुनर्चक्रित करने सही क्रम है 3 RS का। एंजाइम, बैक्टीरिया या अन्य सैप्रोफाइट्स क्रिया करते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैविक क्रियाएं द्वारा विखंडित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैविक कचरों के निपटान के लिए सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है खाद बनाना। मिट्टी का कटाव एवं निम्नीकरणीय होने के कारण वनों की कटाई। नीले रंग के कूड़ेदान का उपयोग संग्रहण के लिए किया जाता है। पुनः प्रायोजित अपशिष्ट रसोई और अन्य पौधे या जानवरों के कचरे को एकत्र करने के लिए हम उपयोग करते हैं हरे कूड़ेदान का। ग्रीन हाउस उत्सर्जन रिसाइकलिंग में आसानी और विनिर्माण के लिए कम ऊर्जा खपत करना फायदे जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक के। औद्योगिक अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट को माना जाता है जैव चिकित्सा अपशिष्ट। खतरनाक अपशिष्ट की निस्तारण की सर्वोत्तम विधि जलाना। जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं में पृथक्करण करना कहलाता है सेग्रीगेशन एट सोर्स। ग्लास डिश और प्लास्टिक कवर है अजैव निम्नीकरणीय। जीवाणु रहित करना और कपास से धातुओं को पृथक्करण करना एक विधि है अस्पताल कचरे के निपटान के लिए। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच प्राथमिक अंतर है कि पहले वाला संरचना में विषम है। वृक्षों से पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं क्योंकि कोशिकाएं पड़पूर्ण हो जाती हैं अपशिष्ट पदार्थों में। सीवेज उपचार का एक उपोत्पाद जिसे बायोगैस बनाने के लिए अपघटित किया जाता है कहलाता है बिगाड़ा कचरा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे कृत्रिम रसायनों से जुड़ी पर्यावरणीय घटना है ओजोन क्षरण। CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना समझौते का मुख्य उद्देश्य है। UNEP समझौता 1987। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नष्ट कर सकते हैं ओजोन परत को। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव का एक उत्पाद है ऑक्सीजन अणु। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना शुरू हुआ था 1980 से। ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP CFC उत्पादन को रोकने के लिए एक समझौता करने में सफल रहा 1986 के स्तर पर। ओजोन का उत्पादन होता है समताप मंडल में। जलीय जंतुओं का उत्पादन कम होना, स्थलीय पौधों की वृद्धि में कमी और त्वचा कैंसर इसके दीर्घकालिक प्रभाव है ओजोन क्षरण के। ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है हानिकारक UV किरणों से। प्रणोदक, रेफ्रिजरेटर और बोइंग घटक है हाइड्रोकार्बन के। त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी है UVA एंड UVB। ओजोन परत बनी है 3 ऑक्सीजन परमाणु O3 से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत रिक्तीकरण से। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी तरंगों की क्रिया से निरंतर निर्माण होता है ओजोन गैस का। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। वर्ष 2005 में तिब्बती पठार पर ओजोन हवामंडल ओजोन हैली की खोज का श्रेय दिया जाता है CGW केंट मीर को। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत का क्षय एक प्रमुख घटना है समताप मंडल में। पृथ्वी को अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से बचाने वाली परत है ओजोन परत। समताप मंडलीय ओजोन परत पृथ्वी की सन स्क्रीन की तरह है जो जीवित
चीज़ों की रक्षा करती है पराबैंगनी विकिरण से। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प के कारण है ग्लोबल वार्मिंग। वायु में CO2 की मात्रा बढ़ने से होता है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक उदाहरण है ग्रीन हाउस गैस का। प्रभावित लोगों की संख्या की दृष्टि से ग्लोबल वार्मिंग से सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीप है एशिया। जीवाश्म ईंधन, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस है अनवीक्षणीय संसाधन। वह क्षेत्र वह क्षेत्र वह क्षेत्र जो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि कोटा प्रोटोकॉल। आर्कटिक ग्रीनिंग का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रसायन या गैसें जलवाष्प CO2, CFC। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मोबिलाइज वेलोसिटी MFC समझौता पर हस्ताक्षर किए थे भारत और फ्रांस ने। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, परिवहन के रूप में पेट्रोल का उपयोग और थर्मल पावर प्लांट में उत्सर्जन उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव के। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। कोटा प्रोटोकॉल द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 है। वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर है 9 ppm। कोयला में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग में। पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण घास की वह प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है हर्वर्डिया हेप्टा न्यूरॉन। ग्रीन हाउस प्रभाव लगभग पूर्णतः होता है क्षोभमंडल में। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा प्रतिपादित की गई है जोसेफ फूरियर द्वारा। जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए कार्बन टैक्स का प्रस्ताव करने वाला दुनिया का पहला देश था न्यूजीलैंड। नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी खोज की गई थी जोसेफ प्रिस्टले द्वारा। CFCB के अनुसार मानव स्वास्थ्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले कण का व्यास होता है 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे कम। मृदा प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को प्रभावित करते हैं कीटनाशक कहलाते हैं। जल में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति का कारण अत्यधिक वृद्धि हो जाती है प्लैंक्टोनिक शैवाल की। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों के लिए एक प्रदूषक है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ईंधन के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस उत्पन्न होती है जो रक्त की ऑक्सीजन धारण क्षमता को कम कर देती है। यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मोक धुआं संयोजन है धुआं कोरे का। पानी में प्रदूषण परीक्षण के लिए दौरान उच्च कोलिफॉर्म गणना संकेत देती है मलीय पदार्थ के उच्च स्तर का। किसी झील के पानी में पोषक तत्व संवर्धन द्वारा उसकी प्राकृतिक उम्र बढ़ने को कहा जाता है सुपोषण। जैव आवर्धन के लिए उत्तरदायी रासायनिक यौगिक है पारा और DDT। वायुमंडल में अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण होती है सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक सूचक है लाइकेन्स की अत्यधिक वृद्धि का। वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब इसका pH 5.6 से कम होता है। ध्वनि प्रदूषक के संदर्भ में कान में दर्द की अनुभूति की दहली सीमा है 120 डेसिबल dB। भारत स्टेज उत्सर्जक मानक संदर्भित करता है वाहन प्रदूषण को। लंदन स्मोक को सर्वप्रथम देखा गया था 1952 में। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा परिणाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया का। वायु प्रदूषण के संदर्भ में SPM संदर्भित करता है निलंबित कणकीय पदार्थ। जीवाश्म ईंधन का दहन का मुख्य स्रोत है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का। हवा में पीतल का रंग फीका हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। जैव आवर्धन का कारण बनने वाले रासायनिक यौगिक को कहा जाता है ऑर्गेनोक्लोराइन। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया द्वारा गंगा नदी प्रदूषित होती है जिसका मुख्य कारण है अनुपचारित सीवेज। ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला स्रोत है वायु प्रदूषण का। कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलाने पर बनने वाला उत्पाद है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। खनन में जिस उपोत्पाद की बढ़ती मात्रा के कारण प्रदूषण होता है उसे कहते हैं स्लैग। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1974 में। वायु प्रदूषण पार्टिकुलेट मैटर को कहा जाता है कालिक। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था 1981 में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है क्लोरीन। पराग वायु में उपस्थित मौजूद प्रदूषक जिसके कारण हे फीवर होता है। स्थिर वैद्युत अपक्षेपित का उपयोग किया जाता है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। रात्रि के समय आवासीय क्षेत्रों में स्वीकार्य ध्वनि स्तर है 45 dB।
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ब्लैक कार्बन और मीथेन है अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक। एवेस्टेटस एक खनिज फाइबर है जो प्रदूषित कर सकता है वायु जल को। मेसोथेलियोमा फेफड़े का कैंसर और एस्बेस्टोसिस का कारण एस्बेस्टेटस। जेट विमान उत्सर्जन में प्रमुख एरोसोल प्रदूषक है एस्बेस्टस। जेट विमान उत्सर्जन में प्रमुख एरोसोल प्रदूषक है फ्लोरोकार्बन। वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर नियंत्रित करता है वायु प्रदूषण को। व्यापक पर्यावरण प्रदूषक सूचकांक CEPI संदर्भित करता है पर्यावरण की गुणवत्ता को। अम्लीय वर्षा का pH मान है 5.6 से कम। झीलों में नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकतम मात्रा कहलाती है सुपोषण या न्यूट्रोफिकेशन। शैवालीय पुष्पोषण परमाणु स्वरूप होता है सुपोषण न्यूट्रोफिकेशन के। समुद्री खरपतवार की विशाल मात्रा अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है मीथेन CH4 की। जल में पोषक तत्वों के संवर्धन द्वारा किसी झील की प्राकृतिक उम्र बढ़ना कहलाता है न्यूट्रोफिकेशन। नदियों में जल प्रदूषण को मापा जाता है घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा द्वारा। आर्सेनिक एक प्रमुख प्रदूषक है जमीनी पेयजल। कीटनाशक DDT का आविष्कार 1939 में किया गया था पॉल हरमन मूलर द्वारा।